कि महोदय आप ओबीसी हैं, मैं तो उम्मीद भी नहीं करता इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप ओबीसी होकर के कभी आप छत्रपति शाहू जी को याद करेंगे, कभी आप ज्योतिबा फुले को याद करेंगे, कभी लोहिया को याद, लेकिन याद करते हैं। वो है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और जब बात इस मुल्क के प्रधानमंत्री की हो तो 10-20 नहीं, हजारों चेहरे होंगे उनके। कब वो चाय बेचेंगे, चाय बेचते बेचते देश बेच देंगे, वो भी तो एक चेहरा है। कभी वो फकीर बन जाएंगे, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे और अपने उड़ने के लिए करोड़ों रुपए का जहाज मंगा लेंगे, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, प्रचार पर करोड़ रुपए खर्च हो गया। कैसे आप प्रधानमंत्री हैं, फकीर हैं? अगर यही फकीरी अंदाज है तो मैं तो चाहता हूं इस मुल्क का 130 करोड़ व्यक्ति भी फकीर बन जाए। ऐसा ही फकीर मुझे भी बनना है भाई, कि मैं सुबह वाले सत्र में बोलूं तो ये वाला कपड़ा रहे, शाम वाले सत्र में बोलूं तो कोई और कपड़ा रहे, रात वाले सत्र में जाऊं तो कोई और कपड़ा रहे, दिन में संसद में बैठूं तो मास्क लगाकर बैठूं कि कोरोना फैल जाएगा, रात में शादी समारोह में जाऊं या अपनी चुनाव की रैली में जाऊं तो कोरोना सो गया है, वो नहीं फैलेगा। ऐसे नमूनों का राज है आज इस देश पर। हो सकता है कमलाकांत साहब को एक नोटिस आ जाए कि भाई आपके सम्मेलन में भी कोरोना फैल सकता है। अरे कोरोना छोड़ो, जहां जहां फूले अंबेडकर शाहू पेरियार के मिशन की बात होगी, वहां एक अलग किस्म का एक वायरस है जो वैचारिक वायरस है, और हम चाहते हैं कि ये वायरस पूरे देश में फैले और इस देश में क्रांति का आगाज हो। और इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं बार बार ऐसे अधिवेशन को, ऐसे सम्मेलनों को जो आज के भारत की चिंता है। कल्पना करिए साहब, बड़े बड़े नेता इस देश में जिन मुद्दे पर बोलने का साहस नहीं कर पा रहे, आपके सम्मेलन में प्रबोधन सत्र क्रमांक 3 में वो मुद्दा लिखा हुआ है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बेल दे करके, संस्कारी ब्राह्मण बता करके गृह मंत्रालय से लेकर गुजरात सरकार ने जो संविधान की धज्जी उड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग इस बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई की मुखालफत कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इसलिए आपके इस मंच को, मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस मंच को, क्योंकि आपने यह सवाल उठाया है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप नहीं पढ़ोगे, 52% को 52% आरक्षण आप नहीं देने की बात करोगे। बाबा साहब ना होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री न बन पाता। ये बात बाबा साहब और उनके मानने वाले लोगों को अच्छी लगेगी कि चलो इस देश का प्रधानमंत्री कम से कम ये मानता है कि बाबा साहब न होते तो वो प्रधानमंत्री न बनता। लेकिन खबरदार, ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये बाबा साहब को याद करना, बाबा साहब के घर पर करोड़ों रुपए खर्च करके उनका एक अच्छा घर बनवा देना, उनकी एक अच्छी मूर्ति बनवा देना, जोर से जय भीम बोलना, जैसे ही ये कुछ हो तुरंत सजग हो जाइएगा। वो जो झुक कर सजदा कर रहा है, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को माला पहना रहा है, उसने बाबा साहब के सपनों का भारत न बनने की कसम खाई है और बाबा साहब के विपरीत ही सारा काम कर रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने क्या कहा था भाई, रिजर्वेशन का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। बाबा साहब ने बाकायदे रिजर्वेशन के पूरे डिस्कोर्स को लिखा और उसका एक ही लाइन का निचोड़ है कि यह प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है। यह मुल्क कभी भी बराबरी का नहीं बन सकता जब तक हम इस देश के वंचित, शोषित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को उनकी जगह को उतने हिस्से नहीं दे सकते। ये कहां से आ गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन? केवल अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए आपको जब मौका मिला तो ओबीसी प्रधानमंत्री बन गए, और मौका जब काम करने का मिला तो मंडल कमीशन की 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देने की बजाय बिना आंकड़ों के, बिना जाति जनगणना के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आंदोलन और मांग के अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बिना किसी कानूनी और वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया के ईडब्ल्यूएस आरक्षण रातों रात लागू कर दिया गया। इसलिए भारत का संविधान खतरे में है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की संकल्पना पर हमला है। कल को कह दिया जाएगा भाई क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी में, वैसे ही क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लागू होगी, और जैसे ही क्रीमी लेयर की डिबेट बढ़ेगी वैसे ही एक दिन कहा जाएगा आज रात 8 बजे से सारा आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाता है, अब केवल गरीब और अमीर 2 ही लोग बचेंगे। ये नियत में खोट है। इसलिए इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को ठहर कर सोचने का वक्त है कि हमला आपके ऊपर चौतरफा, इसीलिए मैंने कहा न्यायपालिका अब ऐसे उनके हाथ में चली जाएगी कि आज आप राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाइए, कल चलिए सुबह राज्यसभा की सदस्यता ले लीजिए। आज आप फैसला उनके पक्ष में सुनाइए, कल को किसी ग्रीन ट्रिब्यूनल का आप इंचार्ज और चेयरमैन बन जाइए। निष्पक्षता कहां है भाई? ईवीएम, चुनाव आयोग और ये सारे लोकतंत्र पिता की चीजों पर है। इसलिए मैंने कहा कि एक स्तंभ, एक पिलर था यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, वो कोलैप्स कर दिया नई शिक्षा नीति में। जुडिशरी एक पिलर है और जुडिशरी ये दिख रहा है कि चाहे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला हो, क्या कह रहे हैं वो जज, रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, लेकिन ये इलीगल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए। कैसा है ये नियम? और उसके बाद जुडिशरी कितना निष्पक्ष बची हुई है, और मीडिया पर तो खैर कोई बात ही नहीं करनी। मीडिया इस देश में केवल दंगा कराने के लिए चारों तरफ जहर फैला रहा। इसलिए आपके अधिवेशन में जब सांप्रदायिकता को एक चुनौती के रूप में कबूल किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस देश का मीडिया बिक जाए, कल तक जो छप कर बिका करते अखबार, वो बिक के छपा करते हैं, वो पहले बिक चुके। कलम पर पहरा पूंजीपतियों का हो गया है, और वही पूंजीपति जो चुनाव में इतना चंदा देते हैं कि उनको ही पूरा देश बेचते बेचते दुनिया का दूसरा अमीर आदमी उनको बना दिया जाए, और बाकी देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज और 500 रुपया पर वोट देने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि उद्घाटन सत्र जिन मसलों और जिन मुद्दों की बुनियाद पर खड़ा है, और अगले 4 दिन जिस पर गंभीर विमर्श किया जाना है कि इस मुल्क का आईन, भारत का संविधान खतरे में है, तो कैसे खतरे में है, उसका पूरा दस्तावेज, ये पूरा सत्रों का समावेश आपके सामने है। जाति जनगणना का सवाल हो, शिक्षा नीति का सवाल हो, ईवीएम का सवाल हो, न्यायपालिका का सवाल हो, मजदूरों और किसानों का सवाल हो, ये वे सवाल हैं जो उस दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में इस वामसेब के राष्ट्रीय प्रपत्र में आप खोज कर देखिए, तस्वीरें बनी हुई हैं। ये कोई महान लोग चुनाव लड़के महान नहीं हुए थे, तथागत बुद्ध से लेकर मंडल और कांशीराम तक, बिरसा, फूले, पेरियार से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद तक, नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से लेकर छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, लड़ई सिंह यादव, ये कोई चुनाव लड़के महान लोग नहीं बने। इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया, कांचालिया सर ने जो बात कही, पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई। तो पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आज जो पत्ते टूट रहे हैं, मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, उन पत्तों को ये पता चले कि जिन शाखों पर वो पले बढ़े, उनकी जड़ों में अब कोई मट्ठा डाल रहा है। और पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि अपनी जड़ों को पहचाने, अपनी वैचारिक जड़ों को, अपनी दार्शनिक जड़ों को, और मन को, और जब वो जड़ में जाएगा तो पाखंड अंधविश्वास से दूर होगा, सांप्रदायिकता से दूर होगा। मुझे याद आ रहा है, कंचलिया सब आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा ये सब कहते हैं गाय सबसे बड़ी पवित्र चीज है और पूरा भारत भैंस का दूध पी रहा है। बफेलो नेशनलिज्म आपकी किताब है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। और तब मैं ये बात समेटते हुए केवल ये कह रहा हूं कि पढ़ाई इसलिए जरूरी है
कि इन मसलों पर सोचने समझने वाले गांव-गांव तक हमारे बच्चे तैयार हो। और वो नहीं चाहते कि कोई पढ़े, वो पढ़ाई से आपको रोकना चाहते। अच्छा, अगर आप सब लोग पढ़ लेंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो मस्जिद के नीचे से शिवलिंग कौन खोजेगा? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के रोज दंगा कराने का माहौल कौन बनाएगा? रोज हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट कौन देखेगा? पूरे देश में सांप्रदायिकता को आग में कौन झोंकेगा? और पढ़ाएगा, अगर पढ़ेगा इंडिया, स्लोगन क्या देते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम कह रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तभी लिखेगा इंडिया, और पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो संघर्ष करेगा इंडिया अपने हक हुकूक के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए। 10% ईडब्ल्यूएस लागू हो गया है। अब इस देश में एक आंदोलन खड़ा करिए साथियों, एक बार जाति जनगणना कराओ, 2-4% जो उनका बचा है वो भी आरक्षण उनको दे दो, लेकिन जितना आरक्षण बचा है वो इस मुल्क के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और पसमानदा को दे दो। जिसका जितना हक है सबको बराबर का हक मिल जाए। अब इसके लिए आंदोलन इस देश में होना चाहिए, और यह आंदोलन तभी हो पाएगा जब पढ़ेगा इंडिया और लिखेगा इंडिया। वो जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम अपनी विरासत से जुड़ेंगे, कल को जानेंगे, आज को पहचानेंगे, और एक आने वाला खूबसूरत कल बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, यह जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए आप सभी लोगों, आओ इस जगह पर एक संकल्प लें कि इन वैचारिक मसलों को, गंभीर चिंतन के मसलों को आसान भाषा में गांव, कस्बों, मोहल्लों तक ले चलेंगे। इस देश को जिस क्रांति की जरूरत है उस रुख को ले चलेंगे, और एक ऐसा भारत बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि इस भारत को जो फूले, अम्बेडकर, पेरियार, शाहू ने बनाया, मंडल कमीशन और भारत के संविधान ने बनाया, उसका लाभ हमने लिया है। और चूंकि लाभ लिया है और वो रास्ता बंद हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि उस रास्ते को बचाने के लिए एकजुट होकर, संघर्षशील होकर, हम सब 90% लोग एकजुट होकर उस भारत को बचाने के लिए लड़े। और अगर ये भारत नहीं बचा पाए तो जैसे हम अपने पुरखों को याद करते हुए नाज करते हैं, 20-25 साल, 50 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमें याद करते हुए अफसोस करेंगी कि उनके पुरखे लायक थे तो वो इतनी तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज और ब्यूरोक्रेट बन गए थे, लेकिन वो इतनी तादाद में होकर के भी इस मुल्क के संविधान को, मंडल कमीशन को, इस मुल्क को बिकने से, बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। हमें तय करना है कि हम आने वाली पीढ़ियों की नजर में शान से याद किए जाएं या शर्म से याद किए जाएं। मैंने फैसला किया है कि मैं वह सब कुछ जोखिम उठाऊंगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों की नजर में शान से याद किए जाने के लिए बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार के मिशन में अपने संघर्ष को, पढ़ाई, लड़ाई और इस सब को जारी रखूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।